प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट बोर्ड द्वारा, इंटरमीडिएट काउंसिल द्वारा, बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में यानी वॉल्यूम 1 जो वीडियो डाले थे उसमें 1 to 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब 11 से शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है मॉडल सेट में, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। देखिए साइनाइड विधि द्वारा हम लोग सिल्वर और गोल्ड का निष्कर्षण करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जैसे सिल्वर का ओर जो होता है, सबसे पहला बात ये कि साइनाइड विधि किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये हम लोग जान लें। साइनाइड विधि यूज किया जाता है सिल्वर एंड गोल्ड के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन हम लोग का देखिए सिल्वर और गोल्ड में कौन ऑप्शन इसमें दिया है, सिल्वर दिया है, तो सिल्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि साइनाइड विधि द्वारा सिल्वर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो सिल्वर का जो ओर होता है Ag2S, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम साइनाइड के विलयन में डालते हैं। तो सोडियम साइनाइड के विलयन में डालने पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं सोडियम आर्जेंटो साइनाइड, NaAgCN2, और बन जाता है सोडियम सल्फाइड। अब यह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है NaAgCN2, इसमें हम लोग जिंक के टुकड़ों को डालते हैं। तो जिंक चूंकि सिल्वर की अपेक्षा ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। क्या बन जाएगा, Na2ZnCN4 प्लस यहां से निकल जाएगा Ag, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर 2 लग जाएगा और यहां पर हो गया 2Ag। इस तरह से सिल्वर प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये साइनाइड विधि, इसको साइनाइड विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोडियम साइनाइड या इसके जगह पर पोटेशियम साइनाइड भी लिया जाता है। तो सोडियम साइनाइड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है विलायक के रूप में, ठीक है ना। यह एक तरह का केमिकल सेपरेशन मेथड है। रासायनिक पृथक्करण विधि या निक्षालन सांद्रण की विधि 4 होती है। एक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और रासायनिक पृथक्करण विधि। तो यह साइनाइड विधि एक तरह का रासायनिक पृथक्करण विधि है, केमिकल सेपरेशन मेथड है, जिसको निक्षालन या लीचिंग भी कहा जाता है। इसमें अयस्क को एक ऐसे विलायक में डाला जाता है जिसमें शुद्ध अयस्क घुल जाता है लेकिन अशुद्धियां नहीं घुलती हैं। तो सिल्वर और गोल्ड के जो अयस्क होते हैं उसको सोडियम साइनाइड के विलयन में डाला जाता है जिसमें अयस्क घुल जाएगा लेकिन अशुद्धियां नहीं घुलेगी। फिर छान करके अलग कर लेते हैं, अयस्क घुल जाता है, घुल करके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया और इसमें जब जिंक के टुकड़ों को डालते हैं तो जिंक सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। उसी तरह गोल्ड भी लेते हैं, गोल्ड को सोडियम साइनाइड के जलीय विलयन में वायु की उपस्थिति में डालते हैं तो गोल्ड जो होता है, जो गोल्ड अयस्क के रूप में पाया जाता है, वह डिजॉल्व हो जाता है, सोडियम औरोसाइनाइड बनाता है जिसमें जिंक को डालने पर गोल्ड प्राप्त होता है। तो साइनाइड विधि द्वारा सिर्फ 2 ही मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, सिल्वर और गोल्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो देखो बाबू, हाइड्रोजन बॉन्ड 11th में पढ़ाया गया था, 12th में भी पी ब्लॉक में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाता है जरा समझिए। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आपको ट्रिक बताए थे, फोन, FON, फोन याद रखना है। इसमें से कोई भी तत्व यदि हाइड्रोजन से जुड़ा है तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। केवल एक ही ट्रिक याद रखना है, क्या, फोन यानी FON। फोन से यदि हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन यदि इन तीनों में से किसी एक से जुड़ा है तो सिर्फ वही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब फोन में F है तो HF हो गया, O है H2O हो गया, N है तो NH3 हो गया। यही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या ट्रिक याद रखना है, फोन, FON। इन तीनों में से कोई भी यदि हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा।
तो हाइड्रोजन से F जुड़ा हो तो HF हो गया, O जुड़ा हो तो H2 हो गया, N जुड़ा हो तो NH3, यही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये आपको याद रखना है। तो अब इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो HF बनाता है, H2O बनाता है, NH3 बनाता है, तो कौन नहीं बनाएगा? HCl, इसलिए HCl आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या ट्रिक याद रखना है? फोन FON, फोन FON, इनमें से कोई भी यदि हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो सिर्फ वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। देखो बाबू, ऑक्सीकरण संख्या का एक वीडियो मेरा है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या का यदि उस वीडियो को देख लेते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपका बन जाएगा। यूट्यूब पर जाकर टाइप करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर बाय संजीव मिश्रा संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस, आपको वह वीडियो आ जाएगा। देखिए आपको बताया गया है कि यदि कोई भी तत्व अकेले है, मतलब मुक्त अवस्था में है या तत्व के रूप में है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होती है। क्या बताया गया है? तो मुक्त अवस्था में या एलिमेंटल फॉर्म में हो, तत्व के रूप में हो, एलिमेंटल फॉर्म में हो, तत्व के रूप में हो, मतलब क्लियरली अकेले हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? 0। जैसे सोडियम अकेले है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, कैल्शियम अकेले है ऑक्सीडेशन नंबर 0, सल्फर यहाँ अकेले है, सल्फर एसिड के रूप में पाया जाता है मुक्त अवस्था में, तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0। फास्फोरस मुक्त अवस्था में P4 के रूप में पाया जाता है, तो यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 0। हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाता है मुक्त अवस्था में, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0। ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में O2 के रूप में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0। यानी कोई भी तत्व यदि मुक्त अवस्था में पाया जाता है, अकेले पाया जाता है, सीधा समझे कि अकेले पाया जा रहा है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0। तो यहाँ ए सेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? सल्फर एसिड के रूप में मुक्त अवस्था में पाया जाता है और यहाँ मुक्त अवस्था में है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है। आप लोग को जो इंपॉर्टेंट टिक लगवाए थे उसमें भी ये टिक लगवाए हैं। ग्रुप 17 के तत्वों के जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, सामान्य विशेषताएं, उसमें अम्लीय गुण में देखिए ग्रुप 17 के जो तत्व हैं उनके जो हाइड्राइड हैं HF, HCl, HBr और HI, ये सभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ग्रुप 17 के तत्व हैं। इनके ये हाइड्राइड हैं। अब इसमें सब में हाइड्रोजन है। यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका परमाणु आकार बढ़ता जाएगा। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता जाता है। जब परमाणु आकार बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कि यह हाइड्रोजन हो गया और यह फ्लोरीन हो गया, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आबंध लंबाई। अब ये हाइड्रोजन, शब्द में ये हाइड्रोजन बना दिए। अब क्लोरीन का आकार फ्लोरीन से बड़ा होगा, ब्रोमीन का इससे भी बड़ा होगा, तो यहां से नाभिकों के बीच की दूरी जो है वह क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। अब नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आबंध लंबाई बढ़ेगी, यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ रहा है आबंध लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। आबंध लंबाई बढ़ेगी और बॉन्ड जितना लंबा होता है उतना ही कमजोर होता है। तो बॉन्ड लंबा होते जा रहा है तो कमजोर होगा, कमजोर होगा यानी बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी? घटती जाएगी। आबंध लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी बंध वियोजन ऊर्जा जो है वह घटती जाएगी और बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो H+ जल्दी निकलेगा। देखिए जैसे जैसे बॉन्ड का लंबाई बढ़ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ते जाता है। जब साइज बढ़ते जाएगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है या फ्लोरीन है,
क्लोरीन का आकार बड़ा होगा, ब्रोमीन का और बड़ा होगा, तो बॉन्ड का लंबाई बढ़ते जाएगा। बॉन्ड जितना लंबा होगा, बॉन्ड यहाँ लंबा होते जा रहा है तो बॉन्ड कमजोर होते जाएगा। बॉन्ड कमजोर होगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जैसे मान लीजिए कि यह HF बॉन्ड लेंथ है, या HCl हो गया, या HBr होगा, तो जितना लंबा होते जाएगा उतना बॉन्ड कमजोर होगा। बॉन्ड कमजोर होगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी, और बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा उतना ही H+ आसानी से निकलेगा, यानी H+ त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। H+ त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और H+ का त्याग करना यही तो अम्लीय गुण कहलाता है, इसलिए अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अम्लीय गुण बढ़ते जाएगा। क्लियर? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस ग्रुप के हैं, तो ग्रुप 17 के तत्व हैं। और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु आकार इनका बढ़ता जाएगा। सभी ये हाइड्राइड हैं, ग्रुप 17 के तत्वों की हाइड्राइड हैं, HF, HCl, HBr, HI। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, दोनों परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी बढ़ेगी। उसी को क्या कहते हैं, नाविकों के बीच की दूरी को आबंध लंबाई कहते हैं। बॉन्ड जितना लंबा होगा उतना ही कमजोर होगा। कमजोर होगा तो H+ आसानी से निकलेगा, और H+ जो जितना आसानी से देता है उतना ही वो प्रबल अम्लीय होता है। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ने के कारण बॉन्ड टूटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, बंध वियोजन ऊर्जा घटती जाएगी, और बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो H+ त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। यानी सबसे बड़ा बॉन्ड HI का होगा तो ये सबसे आसानी से टूटेगा, तो H+ यहां से जल्दी निकलेगा, इसलिए सबसे अधिक अम्लीय गुण किसमें होगा, तो HI में होगा। यानी इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो HI, यह हो जाएगा प्रबल अम्लीय। और सबसे कम अम्लीय कौन होगा, तो HF, यह हो जाएगा सबसे कम अम्लीय। और सबसे अधिक कौन होगा, सबसे प्रबल, यानी सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो HI होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन होगा, तो HI। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को P ब्लॉक में ग्रुप 17 में टिक भी लगाया गया है और पढ़ाया भी गया है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसका उपयोग किया जाता है। ये हेनरी के नियम में जो अनुप्रयोग है उसको हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना। गोताखोरी में जो गोताखोर समुद्र में जाते हैं वे अपने साथ एक गैस का सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, ठीक है ना। देखें वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। देखिए गोताखोरी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था कैमरा। देखिए गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। तो गोताखोर जो होते हैं, जो समुद्र में जाते हैं अंदर, सी डाइवर्स जिनको कहा जाता है, वे अपने साथ सिलेंडर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन होगा। अब कह रहे हैं कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो देखो बाबू, आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। सबसे किनारे जो होता है वह एस ब्लॉक होता है, ठीक है। उसके बाद होता है बीच में डी ब्लॉक, सबसे दाईं ओर होता है पी ब्लॉक, और सबसे नीचे में होता है एफ ब्लॉक, ठीक है ना। इधर एस हो गया, इधर डी, इधर पी ब्लॉक, और सबसे नीचे में कौन होता है, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में एस में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आता है, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक में आता है, और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक में आता है, और नीचे ए ब्लॉक है जिसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं, ठीक है ना। अब एस ब्लॉक यानी 1 और 2, और इसमें 13 से लेकर 17 तक
इनको कहा जाता है निरूपक तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कौन कौन? तो एस ब्लॉक यानी ग्रुप 1, 2 और 13 से लेकर के 17 तक इनको कहा जाता है सामान्य तत्व या निरूपक तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये कौन कौन सा ब्लॉक हो गया? तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है ना। इसी में जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 को कहा जाता है अक्रिय गैस तत्व, अक्रिय गैस तत्व, इनर्ट गैस एलिमेंट, ठीक है ना। अब चलिए, तो ये हो गया एस और पी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। और ए ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दिए। एस और पी ब्लॉक को सामान्य तत्व या निरूपक तत्व कहा जाता है। उसमें से जो ग्रुप 18 है उसको अक्रिय गैस, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये सामान्य तत्व, नॉर्मल एलिमेंट या निरूपक तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। इसमें केवल ग्रुप 18 जो है उसको अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है और ए ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, तो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? डी ब्लॉक। तो आपको केवल संक्रमण तत्व पूछ रहा है, लेकिन हम आपको पूरा पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक को कौन सा तत्व कहा जाता है ये आपको बता दें, ठीक है ना। ग्रुप 1, 2 यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इनको क्या कहते हैं? सामान्य तत्व या निरूपक तत्व। ग्रुप 18 को अक्रिय गैस तत्व। डी ब्लॉक यानी एस और पी ब्लॉक को, यहां देखिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक ये हो गया निरूपक तत्व या सामान्य तत्व, निरूपक या सामान्य। डी ब्लॉक हो गया संक्रमण, डी ब्लॉक हो गया संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक हो गया अंतः संक्रमण। बस ये याद रखना है, ये ब्लॉक वाइज हम आपको बता दिए, ठीक है ना। कभी कभी ग्रुप वाइज भी पूछ देता है कि क्षारीय धातु किस ग्रुप के तत्व को कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु किस ग्रुप के तत्व को कहते हैं। तो देखिए इसको भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, मिटा दे इसको। तो एक नजर पूरा देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल से, आवर्त सारणी से इस तरह के यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, अभी हम लोग क्या देखें कि एस एंड पी ब्लॉक को क्या कहते हैं? सामान्य, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, सामान्य या निरूपक तत्व। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व और ए ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व। ये सब नोट कर लेंगे बाबू। अब चलिए ग्रुप वाइज हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया ब्लॉक वाइज, ग्रुप वाइज, ये हो गया ब्लॉक वाइज, ब्लॉक वाइज। तो देखिए ग्रुप 1 के जो धातु हैं इनको कहा जाता है क्षारीय धातु। क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। कौन कौन आते हैं इसमें? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसके लिए ट्रिक आपको बताया गया था, हाली ना करब सफर, हाली ना करब सफर। हा से हो गया एच, ली एल-आई, ना से एन-ए, क के, रब आर-बी, स सी-एस, फर एफ-आर। हाली ना करब सफर किसका है? तो ग्रुप 1 का है और इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी धातु हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु। उसी तरह
ग्रुप 2 के धातुओं को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसका भी ट्रिक आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये ट्रिक आपको बताया गया था ग्रुप 2 का। बे से हो गया बी, मांगे एमजी, कन्या सीए, सुंदर एसआर, बा बीए, रा आर। ठीक है ना? ये ग्रुप 2 के धातु हैं, इनको क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है ना? ग्रुप वाइज भी पूछा जाता है कि हैलोजन किस वर्ग के हैं, क्षारीय मृदा धातु किस वर्ग के हैं। इस तरह का कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो ये भी आप क्लियर करते जाइए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ाते हैं इसको। इसी तरह ग्रुप 13 को के जो तत्व हैं, इनको कहा जाता है बोरान परिवार के तत्व। इसमें कौन कौन आता है? तो बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली में नहीं, इंडियन थाली में नहीं। बैगन से हो गया बी, आलू ए, गा जीए, इंडियन आईएन, थाली टीएल, नहीं एनएच। ये बोरान परिवार के तत्व हो गए। उसी तरह ग्रुप 14, इनको कहते हैं कार्बन परिवार के तत्व। कार्बन परिवार के तत्व। इसके लिए ट्रिक है, काशी गए शंकर पार्वती फ्लाइट से, काशी गए शंकर पार्वती फ्लाइट से। काश हो गया कार्बन, सी सिलिकॉन एसआई, गए जी, शंकर एसएन, पार्वती पीबी, फ्लाइट एफएल। उसी तरह ग्रुप 15 के तत्वों को निकोजेंस कहा जाता है। निकोजेंस का अर्थ होता है पॉइजन प्रोड्यूसर। पॉइजन प्रोड्यूसर यानी विष उत्पादक। पॉइजन प्रोड्यूसर मतलब हो गया विष उत्पादक। इसमें कौन कौन तत्व है? तो ट्रिक आपको बताया गया था, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार मास्को में। क्या ट्रिक है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार मास्को में। नाना से हो गया एन, पाटेकर पी, ऐश्वर्या एस, सब एस बी, बीमार बी आई, मास्को एमसी। तो ग्रुप 15 के तत्वों को क्या कहते हैं? निकोजेंस यानी विष उत्पादक, पॉइजन प्रोड्यूसर। चलिए इसको मिटाते हैं। इसी तरह ग्रुप 16 के जो तत्व हैं, इनको कहा जाता है चाल्कोजेंस यानी अयस्क उत्पादक और प्रोड्यूसर। अयस्क उत्पादक। इसके लिए ट्रिक है, ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा, लव वाला। ठीक है ना? ओ सनम से, ओ हो गया सनम एस, से एसी, तेरा टी, पोल पीओ, लव एलवी। ठीक है ना? ग्रुप 16 के तत्व, इनको चाल्कोजेंस अयस्क उत्पादक कहा जाता है। ग्रुप 17 के तत्वों को हैलोजेंस कहा जाता है। हैलोजेंस का मतलब होता है साल्ट प्रोड्यूसर यानी लवण उत्पादक। ठीक है? इसके लिए ट्रिक है, फरहा के कल बारात आइल, बारात आइल, बात भइल टेंशन में।
बात भइल टेंशन में। फरहा फ एफ, कल CL, बारात BR, आई AT, टेंशन TS। ठीक है ना। फरहा के कल बारात आइल, बात भइल टेंशन में। ये ग्रुप 17 के तत्व जिनको हैलोजन्स कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्ट प्रोड्यूसर इसका अर्थ होता है। चलिए इसको मिटाते हैं। ये सब आप लोग याद कर लेंगे कि किस ग्रुप के तत्व को क्या कहते हैं, ये भी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। ग्रुप 18 के जो तत्व हैं इनको कहा जाता है अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। ठीक है। इसके लिए ट्रिक है हीना, नीना और करीना ऐसे ही रहना जी। हीना, नीना और करीना ऐसे ही रहना जी। हीना हो गया HE, नीना NE और AR, करीना KR, ऐसे XE, रहना RNOG G, यानी ऑर्गेनाइजेशन। ये नया तत्व का खोज हुआ है। उसी तरह ग्रुप 11 के तत्वों को कहते हैं सिक्का धातु, क्वाइनेज मेटल्स। इसमें आता है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ग्रुप 12 के तत्वों को कहते हैं वाष्पशील धातु, वोलाटाइल मेटल्स। इसमें आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। मरकरी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यह द्रव धातु है, लिक्विड मेटल है। तो इस तरह हम आप लोगों को पूरा ब्लॉक और ग्रुप के बारे में बताया जिनका स्पेसिफिक नेम है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कहा जाता है सामान्य तत्व यानी रूपक तत्व, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व। ग्रुप वाइज देखें तो ग्रुप 1 के धातुओं को क्षारीय धातु, ट्रिक हो गया क्या, हाली ना करब सफर। ग्रुप 2 के धातुओं को क्षारीय मृदा धातु, ट्रिक होगा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ग्रुप 13 को बोरान परिवार के तत्व, ट्रिक बैगन आलू गाजर इंडियन थाली में नहीं। ग्रुप 14 के तत्वों को कार्बन परिवार के तत्व, क्या ट्रिक है, काशी गए शंकर पार्वती फ्लाइट से। ग्रुप 15 के तत्वों को निकोजेंस पॉइजन प्रोड्यूसर विष उत्पादक कहा जाता है। ट्रिक क्या है, तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार मॉस्को में। ग्रुप 17 के तत्वों को चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस भी कुछ लोग पढ़ते हैं, अयस्क उत्पादक कहा जाता है और प्रोड्यूसर। क्या ट्रिक है, ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा लव वाला। ग्रुप 17 के तत्वों को हेलोजेंस कहते हैं यानी साल्ट प्रोड्यूसर। क्या ट्रिक है, फरहा के कल बारात आइल, बात भइल टेंशन में। ग्रुप 18 के तत्वों को निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ट्रिक हो गया हीना, नीना और करीना ऐसे ही रहना जी। ग्रुप 11 के तत्वों को सिक्का धातु और ग्रुप 12 के तत्वों को वाष्पशील धातु कहते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 17 क्वेश्चन 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं। देखिए डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक का वर्गीकरण हम आपको पढ़ाए थे वीडियो द्वारा। डी एंड ए ब्लॉक का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में बताया गया है। इसको 4 सीरीज में बांटते हैं। एक होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसको 3D सीरीज भी कहा जाता है। उसी तरह द्वितीय संक्रमण श्रेणी जिसको 4D सीरीज कहा जाता है। उसी तरह तृतीय संक्रमण श्रेणी जिसको 5D सीरीज कहा जाता है। और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी जिसको कहा जाता है 6D सीरीज। ठीक है ना, 4 सीरीज में बांटा जाता है। तो क्वेश्चन है कि प्रथम संक्रमण तत्व यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, ठीक है ना, यानी 3D सीरीज के तत्व।
तो कैसे 3d 4d सीरीज में बांटा जाता है? तो वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में भरते हैं वे 3d सीरीज के तत्व कहलाते हैं। जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल में भरेंगे 4d सीरीज का तत्व। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d में प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा वो 5d सीरीज का तत्व, और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d में जाएगा तो 6d का तत्व होगा। अब हम लोगों को ज्यादातर 3d सीरीज पे से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। 3d सीरीज का है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, सामान्य विशेषता, और इसी पर क्वेश्चन आपके 12th के बोर्ड में और कंपटीशन में भी जनरली इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि प्रथम संक्रमण तत्व श्रेणी यानी 3d सीरीज का तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व इसमें से कौन नहीं है? तो हम लोग पहले जानते हैं कि 3d सीरीज में यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, मिटाते हैं इसको। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व ये हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। परमाणु संख्या 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक के जो तत्व होते हैं ये प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी 3d सीरीज के तत्व होते हैं। स्कैंडियम से शुरू होता है और जिंक पर समाप्त होता है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ट्रिक आपको बताए थे, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों का जो फर्स्ट वीडियो हम डाले थे उसमें ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक है जरा ध्यान से सुनिए। दो स्टूडेंट थे आप ही लोग की तरह मनचले टाइप के, ठीक है ना। तो वे एक लड़की को देख करके क्या बोल रहे हैं, स्कर्ट टाइट है भाई क्या करोगे। एक उसमें से कह रहे हैं क्या करोगे, मन फेर लो। क्या करोगे, मन फेर लो, नहीं तो कोई निकल कर पूछेगी क्यों, जिंदा रहना है कि नहीं। ठीक है, स्कर्ट टाइट है भाई क्या करोगे, मन फेर लो, नहीं तो कोई निकल कर पूछेगी क्यों, जिंदा रहना है कि नहीं। देखिए ट्रिक, स्कर्ट SC, टाइट TI, भाई भी, करोगे CR, मन MN, फेर FE, नहीं तो कोई को CO, निकल कर NI, क्यों CU, जिंदा ZN। ये 3D सीरीज का प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D सीरीज के तत्वों का ट्रिक है, ठीक है ना। इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको D&A ब्लॉक का जो फर्स्ट वीडियो डाला गया था उसमें ये ट्रिक बताया गया था। अब क्वेश्चन है कि प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य कौन है इसमें से नहीं है। तो देखिए कौन है इसमें से, तो इसमें से आ जाएगा मैग्नीशियम, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। क्रोमियम देखिए इसमें आ रहा है, क्रोमियम, आयरन भी आ रहा है और मैंगनीज भी आ रहा है, Mg नहीं है। Mg जो है यह किस ब्लॉक का है, तो यह S ब्लॉक का है और S ब्लॉक के भी किस ग्रुप का है, तो ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अभी आपको ट्रिक बताया गया था। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लैंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है, लैंथेनाइट्स हम लोग ए ब्लॉक के तत्व में जो 4F सीरीज होता है, आपको 11th में भी पीरियोडिक टेबल में D एंड F ब्लॉक में ए ब्लॉक पढ़ाया गया था, जो सामान्य विशेषता हम लोग पढ़े थे ए ब्लॉक का। जो
लैंथेनाइड जैसे मान लीजिए कि डी ब्लॉक में ग्रुप 3 में कौन कौन आता है, तो स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम। उसके बाद ग्रुप 4, ग्रुप 5 ये हो गए डी ब्लॉक के तत्व। यहां से लैंथेनम के बाद जो तत्व आते हैं, लैंथेनम का परमाणु संख्या होता है 57। उसके बाद 58 से 71 तक ये कहलाते हैं लैंथेनाइड्स, ठीक है ना। ये आते हैं ए ब्लॉक में, ए ब्लॉक का जो 4F सीरीज है। इसके बाद ये परमाणु संख्या आपका हो जाएगा 72, ठीक है ना। तो देखो बाबू, लैंथेनाइड्स में क्या होता है कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ता है वैसे वैसे आकार छोटा होते जाता है। इसी को लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। लैंथेनाइड्स में परमाणु संख्या 58 से 71 की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ आकार धीरे धीरे छोटा होते जाता है। बहुत ज्यादा नहीं, 2 पिकोमीटर, 4 पिकोमीटर, 5 पिकोमीटर, इतना ही का अंतर होता है, लेकिन थोड़ा सा छोटा होते जाता है जैसे जैसे परमाणु संख्या 58 से 71 की ओर लैंथेनाइड में हम लोग 4F सीरीज में बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका इफेक्ट इसमें भी पड़ता है, डी ब्लॉक में ग्रुप 4 और ग्रुप 5 में भी पड़ता है। हम लोग पढ़े हैं कि जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं परमाणु का आकार बढ़ता है, यानी टाइटेनियम से जिरकोनियम की ओर आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, बढ़ता है। जिरकोनियम से हाफनियम पर आएंगे तो यहां क्या होता है कि चूंकि परमाणु संख्या बढ़ रही है, कक्ष की संख्या, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्ष की संख्या बढ़ती है, तो कक्ष की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ परमाणु आकार बढ़ गया। यहां भी कक्ष की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यहाँ लैंथेनाइड संकुचन काम करने लगता है। 57 के बाद जो है यह लैंथेनाइड संकुचन काम करने लगता है, तो लैंथेनाइड संकुचन के चलते घटेगी और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कक्ष की संख्या बढ़ने के चलते बढ़ेगी, ठीक है। देखिए दोनों इफेक्ट यहाँ काम कर रहे हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्ष की संख्या बढ़ने के चलते परमाणु आकार बढ़ता है, तो जिरकोनियम से टाइटेनियम से जिरकोनियम का ज्यादा हुआ, जिरकोनियम से हफनियम का भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कक्ष की संख्या बढ़े तो परमाणु आकार बढ़ना चाहिए, लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के चलते घटता है। तो इसके चलते बढ़ रहा है और लैंथेनाइड संकुचन के चलते घट रहा है, तो न बढ़ेगा न घटेगा, लगभग क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, लगभग समान यहां पर हो जाता है। उसी तरह वेनेडियम से इसका Nb का क्या होता है कि परमाणु आकार बढ़ता है, V से Nb की ओर आएंगे तो कक्ष की संख्या बढ़ने के चलते परमाणु आकार बढ़ेगा, लेकिन Nb से Ta की ओर आएंगे, टेंटेलम की ओर, तो यहां पर क्या होता है कि यहां भी कक्ष की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यहाँ लैंथेनाइड संकुचन भी काम करेगा, तो कक्ष की संख्या बढ़ने के चलते परमाणु आकार बढ़ेगा, लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के चलते घटेगा, इसलिए यहां भी लगभग क्या होता है, समान होता है। तो ये दोनों याद रखेंगे यहां पर और यहां पर। ये एक बार जेईई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लैंथेनाइड संकुचन के चलते क्या होगी, जिरकोनियम हाफनियम का परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार समान होता है, Nb और Ta का भी समान होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो जिरकोनियम और हाफनियम की त्रिज्या क्या होगी, लगभग समान होगी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे कि निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय मतलब हो गया डाईमैग्नेटिक, कौन डाईमैग्नेटिक है, ठीक है ना। देखो अब इस पर भी वीडियो डी एंड एफ ब्लॉक का जो वीडियो हम डाले थे उसमें आपको ये डाले थे, दूसरा या तीसरा वीडियो पॉसिबली होगा, उसमें बहुत क्लियरली इसको समझाया गया है। आप लोग जा करके सर्च कर सकते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 2 या पार्ट 2-3 होगा, है ना, बाय संजीव मिश्रा संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है और जिंक है। परमाणु संख्या आयरन कोबाल्ट इसका 27 हो गया, 28, 29 और 30। तो पहले इसका हम लोग लिखते हैं कोबाल्ट का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा 7, 2 8 10 8 18 2 20 7 27 हो गया। इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ठीक है ना। अब देखिए सब पर +2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सब निकाल दिया। तो 2 प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ सबसे बाहर से निकाल दिए। यहाँ भी 2 प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकाल दिए। यहाँ भी 2 प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से निकाल दिए और एक यहाँ से निकाल देंगे तो 3d9 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए। अब बाहर का इलेक्ट्रॉनिक बिना देखिए 3d7 3d8 3d9 3d10। तो ध्यान दीजिए कौन पारामैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक बताया गया था। यदि d में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन है तो यह हो जाएगा पारामैग्नेटिक, और d 0 है या d10 है तो यह होगा डायमैग्नेटिक। यह सबसे बेहतर तरीका है आपको पहचानने का। d इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर d में यदि 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वह हो जाएगा पारामैग्नेटिक, और d 0 है मतलब d खाली है या d पूरा भरा हुआ है, d में 10 इलेक्ट्रॉन है तो यह हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अब चलिए इसमें से पहचान लीजिए, यहाँ d में 7 है तो 1 2 9 आ गया तो पारामैग्नेटिक, d8 है ये हो गया पारामैग्नेटिक, यहाँ d10 है ये 8 है तो ये भी पारामैग्नेटिक, यहाँ d9 है ये भी पारामैग्नेटिक, यहाँ d10 है तो ये डायमैग्नेटिक। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, डायमैग्नेटिक पूछ रहा है तो Zn2+ ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे सभी आयनों का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद देखेंगे यदि डी में, ये ट्रिक बाबू याद रखिएगा, ये ट्रिक आप जरूर याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे बेहतर ट्रिक है, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पारामैग्नेटिक, और डी खाली है मतलब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है या डी पूरा भरा हुआ है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, जैसे देखिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो यह डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर ये तीनों जो है पारामैग्नेटिक हो जाएंगे, कोबाल्ट आयन, निकेल और कॉपर, और जिंक आयन क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जटिल आयन CuNH3 2+ की संरचना वर्ग तलीय है। वर्ग तलीय मतलब स्क्वायर प्लेनर। तो उस जटिल आयन में Cu+2 का प्रसंकरण है। ध्यान दो बाबू, जटिल आयनों में प्रायः जो हाइब्रिडाइजेशन और उसका जो शेप होता है, ज्यादातर हाइब्रिडाइजेशन sp3 dsp2 d2sp3 और sp3d2, यही ज्यादातर हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली यही हाइब्रिडाइजेशन चारों पाया जाता है। ज्यादातर जो जटिल यौगिक होते हैं इन्हीं चारों हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। तो यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकी। चतुष्फलकी। dsp2 का होता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग तलीय। इन दोनों का होता है ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय। और dsp3 यदि रहे या इसको sp3d भी लिखा जाता है तो इसका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर यही हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं ये आपका जटिल यौगिक में, उप सहसंयोजी यौगिकों में। तो sp3 याद रखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी, dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर वर्गतली,
और D2sp3 या sp3D2 इन दोनों में से कोई भी होगा तो उसका ऑक्टाहेड्रल। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसकी संरचना क्या है, वर्ग तलीय है यानी स्क्वायर प्लेनर है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP2। तो ये बस आपको सिर्फ याद रखना है। और आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताए थे कि यदि 4 लिगेंड है, यहां पर लिगेंड कितना है 4, और 4 लिगेंड में, चलिए इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, थोड़ा ये भी समझा दे रहे हैं आपको एक बार, हालांकि क्लास में बताए थे। क्या बताया गया था, कैसे हाइब्रिडाइजेशन शॉर्टकट तरीके में इजीली कैसे हाइब्रिडाइजेशन पहचानेंगे, तो लिगेंड की संख्या के आधार पर, यदि लिगेंड 4 है तो 2 केस हो सकता है। अब यदि वीक लिगेंड है और लिगेंड की संख्या 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और लिगेंड की संख्या 4 है तो ये हो जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसी तरह लिगेंड की संख्या 6 है तो यदि वीक लिगेंड है तो होता है sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन, और यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। याद कीजिए, आपको एक तरीका ट्रिक बताए थे, शॉर्टकट ट्रिक बिल्कुल बताए थे कि आप क्वेश्चन देखते ही कैसे हाइब्रिडाइजेशन पहचानेंगे। लिगेंड की संख्या यहाँ कितनी है 4, और NH3 कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड बताया गया था, देखिए F-Cl ऐसे था, ये आपको बताया गया था। ये जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, और यहां तक जो है ये वीक लिगेंड है। ये हो गए वीक लिगेंड और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है ना। अब लिगेंड की संख्या देख लेंगे, लिगेंड की संख्या 4 है। अब ये आप तो पहचान लेंगे कि ये हो गया वीक लिगेंड यहां तक, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। लिगेंड की संख्या 4 है और वीक लिगेंड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लिगेंड की संख्या 4 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे देखिए यहाँ लिगेंड की संख्या कितनी है 4, और NH3 कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, DsP2, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो अभी बताए थे कि संरचना क्या हो गया, वर्ग तलीय। यदि लिगेंड की संख्या 6 है और वीक लिगेंड है, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि FeCl6 4-, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखो बाबू यहाँ लिगेंड कितना है 6, कौन सा लिगेंड है Cl, और Cl की संख्या कितनी है 6, तो 6 है, और Cl कैसा लिगेंड है तो वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड है और 6 है तो sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि कहा जाए कि FeCN6 4-, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखो बाबू लिगेंड की संख्या है कितनी है 6, और Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो लिगेंड की संख्या 6 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये sp3D2 हो या D2sp3 हो, इसका शेप क्या होगा, तो ऑक्टाहेड्रल। इसका शेप क्या होगा, तो स्क्वायर प्लेनर, अभी बताए थे। इसका शेप क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल। तो यहां पर बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में बिल्कुल आसान से ट्रिक द्वारा आपको हाइब्रिडाइजेशन भी समझा दिए और उसका स्ट्रक्चर भी समझा दिए। क्या, केवल आपको लिगेंड पहचान लेना है। लिगेंड की संख्या 4 है, वीक लिगेंड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल शेप। यदि लिगेंड की संख्या 4 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। लिगेंड की संख्या 6 है, वीक लिगेंड है तो sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन, और लिगेंड की संख्या 6 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चाहे sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन हो या D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, स्ट्रक्चर शेप क्या होगा इसका, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ लिगेंड वीक और स्ट्रॉन्ग कौन होगा ये भी बता दिए कि ये वीक लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इस तरह हम लोग 20 तक क्वेश्चन देखे।
अगले ही वीडियो में यानी कल ही हम आपको 20 के बाद वाला आपका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे 12th नहीं भी पढ़े होंगे वे भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो बिल्कुल 100% समझ में आएगा। थैंक यू।